कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 4 सर्वोच्च न्यायालय। आज हम सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जानेंगे। सर्वोच्च न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता है और उच्चतम न्यायालय के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक देश में, इस विश्व में जितने भी देश हैं, उन सभी देशों में एक सर्वोच्च न्यायालय होता है। और हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय में कुल 31 जज होते हैं। उनमें से 30 तो अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश यानी कि जज, 30 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश होता है। लेकिन जब हम शुरुआत की बात करें तो शुरुआत में ऐसा नहीं था। जब हमारा संविधान बनाया था तब 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। बाद में काम बढ़ने की वजह से 1956 में 11 संख्या कर दी गई। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया 1960 में 14 कर दी गई, 1977 में 18 कर दी गई, 1986 में 26 कर दी गई और आज की तारीख में देखा जाए तो 25 से 30 जज आज सर्वोच्च न्यायालय में हमें मिलते हैं। हमारे देश में जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों में से एक एक जज जाना अनिवार्य है। यानी कि हमारे देश में जितने भी राज्य हैं, उन सभी राज्यों में कंपलसरी अनिवार्य रूप से एक न एक जज वहाँ पर होना चाहिए। न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारे देश का सम्मानित व्यक्ति कौन होता है? राष्ट्रपति। तो अगर राष्ट्रपति सम्मानित व्यक्ति है तो न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए, हमारे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की कोई भी न्यूनतम यानी कि कम से कम उम्र सीमा निर्धारित नहीं की गई है। यानी कि न्यायाधीश बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम आयु नहीं दे रखी है। लेकिन मात्र 65 वर्ष की उम्र में उनको अवकाश प्राप्त करना पड़ेगा, यानी अपना पद छोड़ना पड़ेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि उनको 65 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट लेना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 65 वर्ष की उम्र में ही जज हटेगा। 65 वर्ष की उम्र से पहले भी हटाया जा सकता है, लेकिन इसका जो प्रोसेसर होता है वो लंबा चलता है। यानी कि हटाने का जो कार्यक्रम होता है या फिर का एक जो कार्य होता है वह बहुत लंबा चलता है। जब पद की नियुक्ति, अब यहाँ पे हटाने की बात चल रही है, जब नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तो हटाएगा भी कौन? राष्ट्रपति ही उसको हटाएगा। और शपथ, न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? जब नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है, जब हटा राष्ट्रपति रहा है तो नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। अब बात करते हैं कि जज की सैलरी कितनी होती है। तो जो 30 न्यायाधीश है, जो 30 जज है, उनकी सैलरी तो होती है 90,000 और एक मुख्य न्यायाधीश की सैलरी होती है 1,00,000 रुपया। अब सुप्रीम कोर्ट का जज होने की योग्यता, कि सुप्रीम कोर्ट का जज होने के लिए क्या क्या योग्यता होती है? तो सबसे पहली योग्यता होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा ये है कि उसको उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट का अनुभव होना चाहिए।
किसी न किसी राज्य में हाई कोर्ट में 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार 5 सालों तक न्यायाधीश के रूप में काम करना पड़ता है। यानी कि उनको कहीं ना कहीं उनको कानून का अच्छा खासा अनुभव होना चाहिए। या फिर अगर वो वकील हो तो कहीं ना कहीं उनको 10 सालों तक वकील वह रह चुका हो। कानून का उच्च कोटि का ज्ञान उस वकील को होना चाहिए अगर वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहता है। तो हमारे संविधान में एक यह भी नियम है कि सुप्रीम कोर्ट का जज मान लो अवकाश प्राप्त कर लेता है तो उसके वह अवकाश प्राप्त कर लेता है तो वह कहीं भी अपनी वकालत नहीं कर सकता। अगर वह रिटायरमेंट हो गया या उसको अपने पद से हटा दिया गया तो वह कभी भी वकालत नहीं कर सकता है। ये था सुप्रीम कोर्ट का बेसिक कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट में यह चीज़ें होती है, न्यायाधीशों को क्या चाहिए, ये सब आज हमने जाना। अब इस सर्वोच्च न्यायालय का काम या फिर कहो क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का क्या क्या काम होना चाहिए या फिर उनका क्या क्या क्षेत्राधिकार है। तो उनके कुल मिला के 4 क्षेत्राधिकार है। पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा है अपीलीय, जो तीसरा है परामर्शीय और चौथा है पुनर्विचार संबंधित क्षेत्राधिकार। और एक और अलग एडिशन में है कि हमारे मौलिक अधिकारों की हिफाजत करना, हमारे जो मौलिक अधिकार होते हैं उनकी रक्षा करना भी सुप्रीम कोर्ट के ही क्षेत्राधिकारों में आता है। अब बात करते हैं पहले क्षेत्राधिकार की, यानी कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। यह वह होता है कि जिसमें संघ और राज्य के मध्य कोई भी विवाद हो जाता है तो उसका समाधान करना। जैसे कि केंद्र और राज्य के मध्य विवाद हुआ तो उनका समाधान करना। अब केंद्र और राज्य के मध्य विवाद हो सकता है तो राज्यों और राज्यों के मध्य भी विवाद हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, इन सब का समाधान करता है। और अब बात करते हैं दूसरे अपीलीय क्षेत्राधिकार की। इसमें देश का कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के सामने अपील कर सकता है। यानी कि देश का कोई भी व्यक्ति हो वह सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सकता है। अब ये सुप्रीम कोर्ट को देखना है कि वह किसकी अपील रखे या किसकी खारिज करे। अब बात करते हैं तीसरे क्षेत्राधिकार की, परामर्शीय क्षेत्राधिकार। आपको नाम से ही लग रहा है कि परामर्शीय, सुझाव, सलाह देना। तो यह किसको सलाह देते हैं? जो जज होते हैं वह किसको सलाह देते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के जज राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। अनुच्छेदन 143 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य कर सकता है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि उस सलाह को या उस परामर्श को राष्ट्रपति माने ही माने। चौथा है पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। इसमें अनुच्छेदन 137 में सर्वोच्च न्यायालय अपने ही दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया तो उसके कुछ सालों बाद या तुरंत सालों बाद वो उस पर पुनर्विचार करके अपने फैसले को बदल भी सकता है। अब चौथा था, अब इसके बाद आता है हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। अनुच्छेदन 32 में माना गया है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए
सर्वोच्च न्यायालय को ही उत्तराधिकारी ठहराया जाएगा। यह सब बातें सर्वोच्च न्यायालय के बारे में थी कि सर्वोच्च न्यायालय में क्या होता है, किस प्रकार होता है, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या क्या होता है। भारत के अंदर न्यायपालिका को पूर्ण रूप से स्वतंत्र रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि अगर कोई शक्तिशाली व्यक्ति या कोई उच्च पदाधिकारी अगर कोई गुनाह, गलती, ऐसा कोई काम कर दे जिससे उसे कानून की तरफ से सज़ा मिले, तो वह क्या करेगा? अपने पद का उपयोग करेगा और न्यायाधीश का जो न्यायाधीश है, तो क्या कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति जो है अपनी शक्तियों का उपयोग करेगा, अपने पद का उपयोग करेगा, और जो न्यायाधीश है, जो हमारा जज है, या तो उसको हटा सकता है या उसे कुछ भी कर सकता है, इसलिए या फिर उसका ट्रांसफ़र करवा सकता है, कुछ भी वह कर सकता है। इसलिए न्यायतंत्र को, अदालतों को या फिर कहे न्यायाधीशों को पूरी तरीके से अलग थलग रखा गया है। जैसा कि हमने आगे पढ़ा था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिए अदालतों में जा सकता है, परंतु वास्तविक में गरीबों को अदालत में जाने काफ़ी मुश्किल होता है। कानून प्रक्रिया में न केवल पैसा और कागजी कार्रवाई की ज़रूरत होती है, परंतु उसमें समय भी अधिक लगता है। यदि कोई गरीब व्यक्ति लिखता पढ़ना न जानता हो और वह अपने परिवार का गुजारा मजदूरी से करता हो, तो अदालत में जाना और न्याय प्राप्त करने का काम उसके लिए बहुत ही कठिन होता है। इस बात को ध्यान में रखकर 1980 के दशक में सर्वोच्च अदालत ने जनहित के लिए आवेदन पत्र की व्यवस्था को स्वीकारा। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, ऐसा प्रयास किया। न्यायतंत्र की तरफ से कोई भी व्यक्ति अथवा स्थान के द्वारा ऐसे लोगों की तरह से जनहित याचिका करने का अधिकार दिया गया जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो सके, तो वह इस याचिका को उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं। 1980 के बाद जनहित याचिका के माध्यम से अनेक लोगों को न्याय दिया गया। इसके अलावा न्यायतंत्र को जब ऐसा लगे कि जनसमूह के किसी वर्ग में मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उस पहलू पर स्वयं अपने ध्यान पर लेकर जनहित में आवश्यक न्याय दे सकता है। सरकार तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में बच्चों को दोपहर यह थे मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या प्रावधान किए। मूलभूत अधिकारों के साथ साथ उसके अमल के उद्देश्य से दाखिल की जाने वाली जनहित याचिका की अयोग्य हो तो उस याचिका को दायर करने वाले व्यक्तियों तथा संस्था को सर्वोच्च न्यायालय दंड भी कर सकता है। यह थे सर्वोच्च न्यायालय के कार्य, काम और सर्वोच्च न्यायालय ने आगे और क्या क्या प्रावधान किए ताकि लोगों को अधिक से अधिक न्याय मिल सके। यह सब आज हमने इस पाठ में पढ़ा।